ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ। तो इतनी सारी लंबी जो कहानी लिखी हुई है, ये कहानी नहीं करनी है। 1 मार्क के क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन आएगी, तो डेफिनेशन आप देख लीजिए। आप डायग्राम देखो, सबसे पहले डायग्राम में आपको क्या दिख रहा होगा, एक पार्टिकल यहाँ पे दिख रहा होगा, वो गया, उसने इस पार्टिकल से टक्कर की, उसके बाद उसका पाथ चेंज हो गया, फिर वो यहाँ पे आया, फिर वो टकरा के यहाँ पे गया, फिर वो टकरा के यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे। तो हर टक्कर के बाद में वो एक सीधी लाइन में मोशन करता है, और सीधी लाइन के अंदर जो मूवमेंट करता है उसमें उस ड्यूरेशन में वो किसी दूसरे पार्टिकल से नहीं टकराता है। तो मीन फ्री पाथ के सबसे पहले फ्री पाथ की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, फिर मीन फ्री पाथ पे आएंगे। तो स्टार्ट आपको यहाँ करना है, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच में गैस के अणु के सरल रेखीय पथ को मुक्त पथ कहते हैं। किन्हीं दो क्रमागत, क्रमागत मतलब सक्सेसिव, एक के बाद एक। तो सपोज 1 नंबर टक्कर ये हो गई, 1 नंबर टक्कर ये हो गई, और 2nd नंबर टक्कर ये हो गई। इन दोनों के बीच में जो पाथ ट्रेवल किया है, दिस पाथ इज कॉल्ड फ्री पाथ। किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच में तय किया गया पाथ जो होगा उसे फ्री पाथ कहते हैं। अब फ्री पाथ नंबर 1 ये रहा, फ्री पाथ नंबर 2 ये रहा, फ्री पाथ नंबर 3 ये रहा, फ्री पाथ नंबर 4 ये रहा, फ्री पाथ नंबर 5 ये रहा, फ्री पाथ नंबर 6 ये रहा, फ्री पाथ नंबर 7 ये रहा, फ्री पाथ नंबर 8। तो हमें 8 फ्री पाथ मिले हैं। इन 8 का जब एवरेज निकालते हैं वो कहलाता है मीन फ्री पाथ। तो किसी लंबे समय अंतराल में किसी अणु के मुक्त पथों का औसत क्या कहलाता है, माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ कहलाता है। इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए, डायग्राम वही है और ये बोल्ड लेटर से किया हुआ है, ये भी आप यहाँ पे देख लीजिए। द स्ट्रेट लाइन पाथ traveled by a molecule of a gas between two successive collision is called free path. So the straight line path, which is this one, suppose this one, traveled by the molecule of a gas between two successive collision number 1, collision number 2. So this is the path, it is called free path. And there are 1 2 3 4 5 6 7 8 paths are there. So average of those 8 paths, that is called mean free path. So during the large interval of time, the average of free paths of the molecule is called free path, represented by lambda. ठीक है, तो ये तो हुई डेफिनेशन की बात। अब चलते हैं डेरिवेशन में। सो मान लीजिए कोई पार्टिकल है, उसने कितनी कोलिजन किए, टोटल कैपिटल एन, और टोटल एन कोलिजन के बाद में उसने दूरी कितनी तय करी, एल। तो जो मीन फ्री पाथ होगा उसका फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल एंड टोटल नंबर ऑफ कोलिजन द मॉलिक्यूल सफर्ड। तो एल अपॉन एन जो होगा वो माध्यम उत्पत्त का फॉर्मूला होगा। अब इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम मानते हैं, माना किसी क्षण केवल एक अणु को छोड़कर बाकी सारे अणु स्थिर है। ये हम मान रहे हैं कि मान लीजिए किसी जगह पर, किसी कंटेनर में हमने सारे अणुओं को एक जगह जमा दिया है, बीच में से अब बाहर से हम एक अणु उसके अंदर भेजते हैं, बस आपस में जो सारे चारों तरफ के अणु हैं वो तो एक जगह स्थिर अवस्था में है, केवल एक अणु जो हमारा है बस वो गति कर रहा है। तो हमें हमारे वाले मॉलिक्यूल को देखना है कि हमारे वाला मॉलिक्यूल जो है केवल वो अकेला ही मूव कर रहा है, तो मूव करते करते वो किस किस से टकरा रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यह अणु दूसरे अणुओं के बीच में औसत चाल v बार से, यानी इसकी एवरेज स्पीड जो है v बार है, इससे वो गति करता है। माना अणुओं का प्रभावी व्यास d है। देखो इफेक्टिव डायामीटर क्या होता है, इफेक्टिव डायामीटर का ये होता है कि जो मॉलिक्यूल है अगर वो इस d, जो डिस्टेंस d है, अगर उस d व्यास के गोले से के अंदर होगा तभी टक्कर होगी। इस d का मतलब मैं समझाती हूँ। इसका मतलब ये होता है कि टक्कर करते अणुओं के मध्य हम एक केंद्र से दूसरे केंद्र की दूरी d होगी। अगर दो देखो यहाँ पे एक पार्टिकल ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है, और दूसरा पार्टिकल ऐसे बनाया हुआ है, और दोनों के जो सेंटर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, d है। और ये वाला जो है अणु, इसका डायमीटर भी कितना दिया हुआ है, d, और ये जो है d, इसका डायमीटर भी कितना दिया हुआ है, d। तो हमारे पास ये होगा कि कोई भी टक्कर कब होगी, अब ध्यान रखना, कोई भी टक्कर तब होगी जब गतिशील कण यानी मूव करने वाला पार्टिकल स्थिर कण के केंद्र से चारों तरफ खींचे गए d त्रिज्या के गोलाकार प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा। ये चीज कैसे समझा सकते हैं, वो देखो, इसका ये मतलब है कि कोई टक्कर कब होगी, कोई टक्कर तब होगी जब एक अणु रखा हुआ होगा, उस डी उसका व्यास है, ध्यान रखना डी उसका व्यास है, डी उसका व्यास है, इसका मतलब अणु हमारा ये है। तो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी अणु तब प्रभावी होगी, देखो
जब केंद्र के चारों तरफ खींचे गए डी त्रिज्या के, अब डी त्रिज्या का गोला खींच देते हैं, वो मैं दूसरे से खींचती हूँ, वाई, क्योंकि वो आपको समझ में आ जाएगा कि उस अब डी, ये तो हमें पता है कि अब मैं डी त्रिज्या का गोला खींचूंगी अगर इसे केंद्र के चारों तरफ, तो ये तो d/2 ही हुआ, तो मुझे d/2 और बनाना पड़ेगा इधर, करेक्ट। तो इधर का गोला मुझे और बनाना पड़ेगा, ये लो, करेक्ट। और इधर भी मान लीजिए ये d/2 है, d/2 मैंने यहाँ बना दिया और ये गोला यहाँ पर खींच दिया। अब बाहर से कोई भी गोला अगर आता है, कोई भी पार्टिकल आता है जिसका सेंटर ये कोई भी आता है, तो वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लंबाई के बीच में अगर आएगा तो उसकी टक्कर मानी जाएगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखो जो ब्लू वाला गोला है, जो ब्लू वाला गोला है, मैं उसको एक बार वापस बनाती हूँ। ये ब्लू वाला गोला मैंने बना दिया, इसका डायमीटर जो है वो d है। अगर इससे टच करता हुआ भी यहाँ से कोई पार्टिकल आ रहा है, अगर वो जस्ट टच भी करेगा तो टच करता हुआ वो यहीं तो होगा। अगर टच करता हुआ होगा और नीचे की तरफ जो होगा वो टच करता हुआ कहाँ होगा, नीचे की तरफ भी टच करता हुआ वो यहीं होगा, नीचे की तरफ भी टच करता हुआ वो यहाँ होगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये सेंटर पॉइंट है तो इस सेंटर पॉइंट से यहाँ की दूरी देखो कितनी होगी। इसका मतलब अगर हमें डी रेडियस का गोला जो है वो केंद्र से, डी कितना है, ये है, डी इतना ही है। सो आई होप आप ये समझ पा रहे हैं, मुझे नहीं पता मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ या नहीं पा रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ सिर्फ आपको कि बीच में अगर एक गोला रखा हुआ है, कोई भी पार्टिकल इससे टक्कर करेगा तो सबसे दूर टक्कर जो होगी उस कंडीशन में सिर्फ इसको टच करता हुआ निकल जाएगा और नीचे से भी इसको टच करता हुआ निकल जाएगा। तो ये कब होगा, इसका मतलब उसका प्रभावी व्यास कितना होगा। हम जानते हैं कि इसका डी है, लेकिन हमें डी रेडियस का गोला खींचना पड़ेगा, तो यहाँ पर d/2 हो जाएगा और यहाँ पर डी हो जाएगा, ये देखो डी हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको केंद्र को मानते हुए और ये वाला गोला खींचते हैं तो यहाँ पर जो है वो तब टच होगा, इसके टच होगा। अब इस डायग्राम में आप देखो, इस डायग्राम से आप आई होप आपको समझ में आ गया। देखो तो ये हमारा स्थिर अणु था, ये वाला हमारा देखो स्थिर अणु था, और अगर यहाँ से कोई पार्टिकल आया तो टच करके निकल गया, यहाँ पर आया तो टच करके निकल गया। तो हमने क्या किया है कि ये सेंटर और ये सेंटर, इस सेंटर से हमने वहां पे एक सिलेंड्रिकल शेप ड्रॉ कर लिया, यानी इस सर्कल में, इस सर्कल से कोई भी पार्टिकल अगर गुजरेगा, इस सर्कल से कोई भी पार्टिकल गुजरेगा तो वो पक्का इस वाले अणु से टकराएगा ही टकराएगा। तो यहाँ पे देखो ये लाइन पढ़ो, कोई भी टक्कर तब होगी जब गतिशील कण का केंद्र, गतिशील का कण का केंद्र इस सिलेंड्रिकल के सर्कल में होगा। गतिशील का कण का केंद्र जो है स्थिर कण के चारों तरफ खींचे गए डी त्रिज्या के, ये जो सर्कल बना है, ये जो सर्कल बना है इसकी त्रिज्या डी है। कारण क्योंकि देखो ये दूरी जो है केंद्र से केंद्र की डी हो गई और इस केंद्र से केंद्र की डी दूरी हो गई, तो आपके पास में ये जो दूरी है वो 2d हो गई। और अगर 2d है इसका मतलब इस सर्कल का व्यास कितना है, यहाँ पे 2d है। इसका मतलब इस सर्कल का व्यास आपके पास में ये डिस्टेंस कितनी हो गई, d हो गई, 2d व्यास हो गया। अगर 2d व्यास, इसका मतलब ये जो सर्कल है वो कितनी त्रिज्या का है, d त्रिज्या का ही तो है, तो खींचे गए d त्रिज्या के गोलाकार प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है, इसलिए जो d है उसे प्रभावी क्षेत्र बोलेंगे। अतः अगर d त्रिज्या का गोला हमने बना लिया है, इस तरह से d त्रिज्या का गोला बना लिया और हम कह रहे हैं कि इसमें आने वाला हर पार्टिकल इस पार्टिकल से टकराएगा, तो इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया कितना होगा, d त्रिज्या के सर्कल का एरिया कितना होगा, πd² होगा। इसे हम कोलिजन क्रॉस सेक्शन कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, t समय में गतिमान अणु जो हमारा एक पार्टिकल है वो टेढ़े मेढ़े पथ में कितनी दूरी तय करता है, वो v बार स्पीड से जा रहा था, t समय तक चला, तो दूरी कितनी तय करी, vt दूरी तय करी। इतनी दूरी तय करने में और कितना आयतन उसने कवर किया, इसमें उसने कितना आयतन कवर किया वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो कितना आयतन कवर किया भाई, देखो सर्कुलर पार्ट है, सर्कल जा रहा है, एक सर्कल जब चलता है तो जो ट्रेस करता है, एक सर्कल जब चलता है तो किस तरह का शेप, किस तरह का आकार ट्रेस करता है, बेलनाकार ट्रेस करेगा। यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंच गया, मान लीजिए ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, कितना है ये तो सिग्मा दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक चला वो v बार स्पीड से t दूरी तक, तो ये जो लंबाई है कितनी हो गई, v बार t। तो आयतन जो है, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम कितना कवर किया उसने, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² इंटू हाइट, πr² की जगह हमारे पास है सिग्मा और हाइट की जगह हमारे पास है v इंटू टी, तो कितना वॉल्यूम कवर कर लिया उसने, सिग्मा इंटू वी टी। तो ये देख लीजिए बेलनाकार आयतन सिग्मा वी टी का स्वैप कर लिया उसने। अब क्या करना है, ये
अणु इस समय में उन सभी अणुओं से टकराएगा जो इस आयतन में होंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि जितने देर ये इस आयतन में रहा तो इस आयतन में जितने भी अणु आएंगे, इस आयतन में जितने भी अणु आएंगे ये सबसे टकराते हुए जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें बस इस आयतन में उपस्थित रहने वाले अणुओं की संख्या निकाल लेनी है। जितने अणु उपस्थित होंगे उतने ही अणुओं से वो टकराएगा, टक्करों की संख्या भी उतनी होगी। तो हमें इस आयतन में अणुओं की संख्या निकालनी है। अब देखो, अगर पात्र में एकांक आयतन में n अणु है तो सिग्मा वीटी आयतन में कितने अणु होंगे, सिग्मा वीटी n होंगे। देखो, एकांक आयतन में अगर n अणु है तो सिग्मा वीटी आयतन में कितने अणु होंगे, सिग्मा वीटी n हो जाएंगे। ठीक है, और सिग्मा वीटी n अणुओं की संख्या है तो टक्करों की संख्या भी इतनी होगी। तो t सेकंड में टक्करों की संख्या भी बिल्कुल उतनी ही होगी जितने अणु विद्यमान है। सिग्मा का वैल्यू रख देंगे पाई डी स्क्वायर, बाकी टर्म एज इट इज रहने देंगे। लैम्डा का फॉर्मूला निकालेंगे, लैम्डा का फॉर्मूला था, हमने देखा था L/N था, यानी t समय में तय की गई दूरी और t समय में टक्करों की संख्या। तो t समय में तय की गई दूरी है vt और t समय में टक्करों की संख्या जो है वो हमने निकाल ली। जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट करेंगे और हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 1/σn। ये हमारे पास लैम्डा है तो लैम्डा के ये दो फॉर्मूले हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, अब इस सूत्र को व्युत्पन्न करते समय में हमने एक गलती कर दी थी। हमने ये कहा था कि सिलेंडर में जो सारे मॉलिक्यूल हैं वो तो एक जगह रखे हुए हैं और हमारा वाला मॉलिक्यूल ही मूव कर रहा है, जबकि एक्चुअल स्थिति में क्या होता है, ये सारे मूव कर रहे होते हैं। तो अगर सारे ही मूव कर रहे होते हैं तो इसका मतलब फॉर्मूला जो है वो हमारे फॉर्मूले से थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। तो जब सारे मॉलिक्यूल्स है, जब उनको गतिशील माना गया और फिर डेरिवेशन किया गया तो एक्चुअल फॉर्मूला ये आया जिसमें केवल 1/√2 का फैक्टर एक्स्ट्रा आया है, बाकी सारा फॉर्मूला हमारा सिमिलर आया। तो लैम्डा का एक्चुअल फॉर्मूला हम ये लेंगे। ठीक है, दैट्स इट। अब हमारे पास लैम्डा का जो फॉर्मूला आया था, लैम्डा का फॉर्मूला है 1/√2 पाई डी स्क्वायर n था। n हमारे पास क्या था, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या। तो n जो है हमारे पास बेसिकली, अगर एक अणु का द्रव्यमान देखिए m है, स्मॉल m है, तो स्मॉल n अणुओं का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, mn हो जाएगा। और एकांक आयतन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एक। क्योंकि देखो, अब यहाँ पर भी चीज समझने लायक है। आपके पास अगर मैं एकांक आयतन का द्रव्यमान पढ़ूं, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एकांक आयतन का द्रव्यमान। करेक्ट, एकांक आयतन का द्रव्यमान। अब एकांक आयतन के अंदर कितने पार्टिकल थे, n पार्टिकल थे। एक पार्टिकल का द्रव्यमान कितना था, m था, तो n का कितना हो जाएगा, nm हो जाएगा। तो एकांक आयतन का द्रव्यमान जो था वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा आपके पास, डेंसिटी। तो रो का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। तो रो का फॉर्मूला जो है वो यहाँ रखेंगे तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mn हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालो, n की वैल्यू जाएगी रो अपॉन m। तो ये जो n की वैल्यू है यहाँ पर पुट करेंगे, रो अपॉन m। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास इस तरह से। तो यहाँ से लैम्डा जो है रो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो ये फ्री पाथ की घनत्व पर निर्भरता हो जाएगी कि लैम्डा जो होता है वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर और प्रेशर पे देखते हैं तो हम जानते हैं प्रेशर का फॉर्मूला होता है एन के टी। तो यहाँ से एन की वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा, पी अपॉन के टी। तो यहाँ पर आपके पास में कितना था, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन था। एन की जगह क्या करना है, पी अपॉन के टी। तो ये पी अपॉन के टी अपन ने रख दिया है। तो लैम्डा जो होता है, लैम्डा टेम्परेचर के तो प्रोपोर्शनल होता है और लैम्डा जो होता है प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू टी और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा। इंग्लिश में मैं दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब ये आप देख लीजिए, डायग्राम बनाया हुआ है थ्योरी में नोट्स बनाने के लिए। ये लैम्डा इज इक्वल टू L/N था और यहाँ पर फिर ये थोड़ा सा और डेरिवेशन जो था वो मैंने समझा दिया था आपको। और यहाँ पर ये लैम्डा का फॉर्मूला, एक्यूरेट फॉर्मूला। उसके बाद नीचे डिपेंडेंस ऑफ मीन फ्री पाथ ऑन डेंसिटी। तो रो इज इक्वल टू mn होता है। तो डेंसिटी की डिपेंडेंस हमारे पास ये आ जाएगी और टेम्परेचर और प्रेशर की जो डिपेंडेंस पास ये आ जाएगी। ठीक है।